तो तेज रफ्तार खबरों से पहले अहम खबर की बात करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर अपनी किताब में बड़ी बात कह दी है। ओबामा ने अपनी आत्मकथा है अ प्रॉमिस्ड लैंड, इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी को नर्वस और अपरिपक्व नेता बताया है। ओबामा ने आगे लिखा कि राहुल गांधी एक ऐसे छात्र हैं जिसने कोर्स वर्क किया है और शिक्षा को प्रभावित करने के लिए उत्सुक भी था, लेकिन इस विषय पर मैं महारत हासिल करने के लिए या तो योग्यता नहीं है या जुनून की कमी है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र उन्होंने करते हुए कहा कि उनमें एक तरह की अगाध निष्ठा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी किताब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीते जो बाइडेन समेत कई अन्य नेताओं का भी जिक्र किया है। और पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नुमाइंदे पंकज चतुर्वेदी साहब। चतुर्वेदी साहब, आप प्रॉमिस्ड लैंड, बराक ओबामा की आत्मकथा, राहुल गांधी को नर्वस और अपरिपक्व उन्होंने बताया है। वो ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कोर्स वर्क किया और शिक्षा को प्रभावित करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन इस विषय में महारत हासिल करने के लिए या तो योग्यता नहीं या जुनून की कमी। देखिए ललित जी, राहुल गांधी जी के बारे में बराक ओबामा साहब क्या कहते हैं ये उनका विषय है, लेकिन यदि देश की राजनीति के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कई बार राहुल गांधी जी के लिए एक वर्ड शुरू आता है, रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन, यानी जो राजनीति में आने का इच्छुक नहीं है, ऐसे राजनेताओं के रूप में उनकी गिनती होती। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को देश भर में तमाम प्रकार की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको इशारा बराक ओबामा साहब ने किया। और हम सब जानते हैं बराक ओबामा जी की विद्वत्ता जो है वो संदेह से परे है, तो निश्चित तौर पर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसके प्रमाण भारतीय बोल को ही प्रकट हो रहे हैं। आप देखें राहुल गांधी जी ऑल ऑफ सडन किसी विषय पे आते हैं फिर एकदम गायब हो जाते हैं, और यही समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ है कि राहुल गांधी जी ने, जैसे हम बात करके कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और आज भी अंदर खाने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता सूत्रों का संचालन राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो टीम कही जाती है वही टीम अभी भी कांग्रेस में एक्टिव है जी। तो जो ओबामा साहब कह रहे हैं वैसी बातें प्रथम दृष्टया लगता तो है ललित जी, क्योंकि जिस प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज राहुल गांधी जी बराबर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ओबामा साहब ने जो लिखा है शायद वो बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक ठीक, आप बने रहिएगा। भूपेंद्र गुप्ता साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, बराक ओबामा राहुल गांधी का जिक्र करते हुए लिख रहे हैं नर्वस और अपरिपक्व नेता और योग्यता नहीं है या जुनून की कमी है जी। ये तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, संदर्भ होते हैं जी। इंदिरा जी के ऊपर जो है एक 76 पेज किसिंजर ने लिखे, लेकिन भारत में जो है आज भी उनकी आलोचना करने वाले लोग मौजूद हैं। उन्होंने 76 पेज कसीदे में लिखे थे हेनरी किसिंजर ने जी। तो ये जो है ये बातें हैं और इनका कोई औचित्य नहीं है। उनका अपना एक नजरिया होगा, किसी दृष्टिकोण से उन्होंने देखा होगा। मैंने तो किताब पढ़ी नहीं है, आपने पढ़ी हो तो पता नहीं मुझे जी। लेकिन जो है बिना पढ़े उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी बात सही है। हालांकि उन्होंने मनमोहन सिंह साहब के बारे में लिखा है कि एक तरह की अगाध निष्ठा उनमें है। भूपेंद्र जी, एक बात ये कि वो बाकायदा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह साहब, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव जिसमें जी तोड़ मेहनत दोनों पार्टियों ने की, लेकिन उसे लेकर भी अलग अलग नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ने तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है जी, इसी वजह से मैंने कहा कि वो अलग नजर आए। ये अलग नजर बिल्कुल नहीं आए। तो जो पार्टी का जो वो होता है सिस्टम, उस सिस्टम के हिसाब से ही वो काम करते रहे जी। और जहाँ पे पार्टी के निर्णय की जरूरत होती है वहाँ पर वो मौजूद है। और जो उपचुनाव में आज तक कभी भी जो है हमारी जो सेंट्रल बॉडी है उसका कोई दखल नहीं होता है, तो अभी भी नहीं था। ये तो सब क्या है कि परिभाषित करने की चीजें हैं जी, लेकिन मनोबल बढ़ाना चाहिए था। मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों पार्टियों ने मेहनत की, आपने भी मेहनत की। अकेले कमलनाथ नजर आए मोर्चे पर, सभी ने एकजुट होकर काम भी किया, ये बात दिग्विजय सिंह ने भी कही। लेकिन मनोबल बढ़ाने जैसी स्थिति, कमलनाथ भी मनोबल बढ़ा रहे हैं कि भाई ठीक है 2023 में हम जुट जाएंगे, हार जीत चलते रहती है। ये क्या है, ये धारणा बनाने की कोशिशें करती हैं
जी भारतीय जनता पार्टी लग गई है अब इस धारणा का विकास करने में, उसका अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन ये सब चीजें जो है पूरी तरह सच नहीं होती हैं। जी बहुत से लोगों की जमीन खिसक गई है, लेकिन उनकी धारणा ये है कि वो ओवरऑल चुनाव जीत गए, तो जो जीत गए हैं तो जीत के खरीदार बहुत होते हैं, जी तो जीत के खरीदार लोग जो है अभी हैं, उपलब्ध हैं। जी पंकज जी से रिएक्शन ले लेते हैं। पंकज जी, धारणा बनाने की कोशिश। देखिए ललित जी, धारणा बनाने की कोशिश नहीं हो ना, धारणा मेरे या आपके बनाने से बनती है। धारणा बनती है सत्य और तथ्य के आधार पर, धारणा बनती है साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर, धारणा बनती है क्रिया प्रतिक्रिया गतिविधियों के आधार पर। और जिस प्रकार की गतिविधियां, मैं राहुल जी को व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और शायद एक अच्छे राजनेता के तौर पर जिस प्रकार की अपेक्षा देश को उनसे भी नहीं, जैसे आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में 15 माह की कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई, कोरोना काल रहा, कांग्रेस पार्टी दोबारा मैदान में थी और स्थायी रूप से सड़क पर आ गई। और राहुल गांधी जी की गतिविधि आप देखिए, कहीं कुछ पता नहीं। जब सरकार 10 मार्च के से 20 मार्च की अवधि के दौरान गई, तब भी राहुल गांधी जी का कहीं कोई पता नहीं था। तो कई बार ऐसे विषय होते हैं ललित जी, जहां लोकतंत्र में प्रतिपक्ष के नेता के नाते जनता उम्मीद करती है कि प्रतिपक्ष के एक बड़ा चेहरा राहुल गांधी जी हैं, जो किसी सकारात्मक और सार्थक भूमिका में नजर आएंगे, कोई ठोस पहल करेंगे। पर सिवाय खाली आधारहीन आरोपों के प्रधानमंत्री जी पर या भारतीय जनता पार्टी पर और कुछ सार्थक वो नहीं कर पाए। और इसीलिए जब वो तो आपको जांच कर पाते हैं, तो वो तो सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं, और चर्चा के लिए आप बोलते हैं कि आइए चर्चा करिए पब्लिक फोरम में। नहीं देखिए ललित जी, सवाल चर्चा का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप यदि लगातार 10-12 सालों से प्रतिपक्ष में है कई राज्यों में, मैं तो सिर्फ एक बात करता हूँ कि कांग्रेस का जिस प्रकार से धीरे धीरे देशव्यापी राजनीतिक रूप से पतन हुआ, चुनावी पतन हुआ, तो क्या पहल करी राहुल गांधी जी ने? लोग तो ये कहने लगे कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को एनजीओ बना दिया, और जो एनजीओ थे वो पॉलिटिकल पार्टी बनकर दिल्ली में राज कर रहे हैं। तो तमाम प्रकार की बड़े राज्य आपके हाथ से गए, वो ठीक है कि सिंधिया साहब का हृदय परिवर्तन नहीं होता तो मध्य प्रदेश भी अभी कांग्रेस के पास होता। जी हाँ, प्लीज भूपेन जी बताएं। ये जो है, ये बहुत सतही किस्म के जो विद्वान होते हैं वो इस तरह के आकलन और वो करते हैं जी। ये बहुत ही सतही आकलन है। किसी राजनीतिक 133 साल का इतिहास कांग्रेस पार्टी का है जी। जो लोग वो इतिहास ही नहीं जानते, वो कांग्रेस पर विचार करने लगते हैं, व्यक्तित्व पर विचार करने लगते हैं। आज इतने समूचे विपक्ष में देश में राहुल गांधी के अलावा कौन है जो देश की बात कर रहा है? कोई विपक्ष में आवाज सुनाई पड़ती है राहुल गांधी के अलावा? जी। अब परिणाम क्या होते हैं? हाँ। ये परिणाम क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं? नहीं पंकज जी, मैं वैसे ही एक्सेस टाइम में चल रहा हूँ, प्लीज आप माने। देश की जिंदगी तय नहीं होती। मैं रोक रहा हूँ आपको भूपेन जी, आपको भी रोक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और हम काफ़ी देर से कोशिश भी कर रहे थे कि दोनों राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े। बहरहाल ये एक किताब के हवाले से ये बात निकल कर आई है सामने, और तय है कि जिस तरह की भारतीय राजनीति अभी चल रही है तो ये बात आगे भी बढ़ेगी। अगली खबर भोपाल से है। दरअसल सीएम आज बड़ी बैठक लेने वाले हैं, और ये होगी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर। कल उन्होंने रोड मैप भी जारी किया था, उसी को लेकर ये बैठक होगी। सभी कलेक्टर इसमें, कमिश्नर कलेक्टर इसमें शामिल होंगे। आईजी भी बैठक में शिरकत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी। तकरीबन 11 बजे ये बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर एमपी के रोड मैप पर चर्चा होने वाली है 2023। ये उन्होंने रोड मैप कल इसका ये जारी भी किया था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसी को लेकर आज ये चर्चा होगी, उसी रोड मैप को लेकर। दीपावली के ठीक एक दिन पहले दरअसल वो उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि हम टाइम पास बैठकर टाइम पास नहीं किया जाएगा, काम करना होगा। और यही वजह है कि दिनों में वो जरूरी और बड़े कामों को निपटाना चाह रहे हैं। आज बैठक बुलाई गई है, 11 बजे ये बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालांकि बैठक होगी। कल ही उन्होंने आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप जारी किया था, और आज उसके लिहाज से कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या चुनौतियां आएंगी और कैसे उन दिक्कतों का सामना करना है। कोरोना संकट काल में वैसे ही स्थितियां
उतनी सहज नहीं है, आम स्थितियों की तरह नहीं है। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको अनुराग के पास लिए चलेंगे। अनुराग, क्या कुछ अपडेट मिल पाया? 11 बजे ये बैठक होनी है, क्या चुनौतियां और क्या अफसरों को चैलेंजिंग टास्क दिए जा सकते हैं? अनुराग। तो अनुराग, कुछ तकनीकी दिक्कत है, अनुराग से संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आत्मनिर्भर एमपी के रोड मैप को लेकर ये सारी कवायद है। 11 बजे आज इसे लेकर बैठक होनी है। कल ये भी तय हुआ कि जिस तरीके से विकास का रोड मैप जो बताया गया, उसमें कई किस्म की चुनौतियां हैं और अब उन चुनौतियों से कैसे पार पाना है, यही सबसे बड़ी बात इस पूरी बैठक की नजर आती है। आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, ये सभी लोग जुड़ेंगे कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और इस रोड मैप को लेकर बातचीत होगी। आत्मनिर्भर एमपी 2023, कल जो विजन लॉन्च किया गया, कल जो विजन बताया गया, विकास का जो रोड मैप बताया गया, कैसे उस रोड मैप को पूरा करना है, और वो भी उस दौरान में जब कोरोना संकट काल चल रहा है, आर्थिक सेहत बिगड़ी हुई है। अनुराग, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? क्या कुछ अपडेट, क्या चुनौतियां और क्या चैलेंज आज अफसरों को मिल सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, इसको लेकर मुख्यमंत्री कल खुद बयां कर चुके हैं कि किस तरीके के प्रदेश के आर्थिक हालात हैं, लेकिन इन आर्थिक हालातों से उबरते हुए किस तरीके से बेहतर मैनेजमेंट करना है और जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार किया है उसका क्रियान्वयन किस तरीके से करना है, क्योंकि 3 साल में ये रिजल्ट सरकार को देना होंगे। तो इसमें न सिर्फ सरकार की भूमिका बल्कि प्रशासनिक अफसरों की भी बड़ी भूमिका होगी। तो किस तरीके से कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी से लेकर तमाम जो प्रशासनिक तंत्र है वो किस तरीके से इस अभियान में जुटेगा, किस तरीके से क्रियान्वयन होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री आज ये तय कर देंगे कि किस तरीके से समय सीमा के अंदर कौन कौन से कामों को निपटाना है, निजी क्षेत्र की भागीदारी किस तरीके से सुनिश्चित करनी है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि कल दिवाली का मौका है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने तमाम अफसरों की बैठक बुलाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये बयां कर चुके हैं कि इस रोड मैप पर अमल करने के लिए एक भी घंटे का समय जाया नहीं किया जाएगा और लोगों को रिजल्ट देना होंगे। तो किस तरीके की भूमिका प्रशासनिक तंत्र की होगी, निचले स्तर पर किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो रोडमैप तैयार किया है वो नीति आयोग की मदद से तैयार किया है, लेकिन इस पर अमली जामा पहनाना का काम जो है वो प्रशासनिक अफसरों का है। तो वो किस तरीके की भूमिका निभा पाते हैं, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री मंत्र देने का काम करेंगे कि किस तरीके से समय सीमा के अंदर तमाम जो रोडमैप के बिंदु हैं उन पर क्रियान्वयन किया जाना है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए, सहयोगी अनुराग। ब्रेक के बाद कंप्यूटर बाबा की बात। कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। फिलहाल कंप्यूटर बाबा जेल में ही रहेंगे। बाबा के खिलाफ पंचायत सचिव की शिकायत पर एक और केस दर्ज हो गया है। इस केस को लेकर पुलिस ने जेल जाकर कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी ली है। इससे पहले इंदौर सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा को जमानत मिल गई थी। एसडीएम कोर्ट ने सशर्त 5 लाख की बैंक गारंटी पर जमानत देने के लिए निर्देश दिए थे। तो फिलहाल कंप्यूटर बाबा जेल में ही रहेंगे और पंचायत सचिव की शिकायत पर एक केस और दर्ज किया गया है। इसे लेकर कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी जेल जाकर की गई है। आपको बता दें कि इंदौर सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा को जमानत मिल गई थी, पर अब इस नए मामले में उनकी फिर से गिरफ्तारी हो गई। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बाबा सलाखों के पीछे दिवाली मनाएंगे, ये तो लगभग तय है, या अभी भी कोई पेंच इसमें है? एक बात। दूसरी बात, इतनी सक्रियता, इतनी सक्रिय पुलिस आपने कहीं और नहीं देखी होगी कि जेल जाकर बाकायदा गिरफ्तारी ली जाए। बिल्कुल ललित, अगर बात की जाए तो ये तय माना जा रहा है कि न सिर्फ दिवाली बल्कि आगे आने वाले कुछ दिनों तक जो कंप्यूटर बाबा है वो जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन पर गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज किया गया है। जिस प्रकार से सक्रियता की आपने पुलिस के बारे में जिक्र किया, तो आपको बता दूं कि ये जिस दिन कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्यवाही करने के लिए पुलिस पहुंची थी, जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी, और इसके अलावा जो अन्य जो इलाके हैं जहां पर उनके आश्रम पर कार्यवाही की गई थी, वहां से उन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया था जिन पर आशंका थी
कि वो शांति भंग कर सकते हैं, लिहाजा 151 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था और जेल भी भेजा गया था। कंप्यूटर बाबा को उस मामले में कल जमानत के आदेश दे दिए गए थे, सशर्त जमानत के आदेश। वहीं उनके साथियों को पूर्व में ही जमानत पर छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद कल अचानक से मामले में ट्विस्ट तब आता है जब ये बात का जिक्र होता है कि पंचायत सचिव खुद भी ये बताते हैं कि उनके साथ बाबा ने बदसलूकी की थी, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी, उसके साथ साथ में उन पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। इससे पूर्व में हालांकि जब कार्रवाई हुई थी उसमें लगभग 6 दिन या 7 दिन का वक्त हो चुका है। पिछले रविवार को ये कार्यवाही की गई थी। उस वक्त इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया गया था कि वहाँ पर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई हो। हालांकि प्रशासन के जो अधिकारी थे उन्होंने ये कहा था कि विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, लिहाजा उन सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन उसके बाद ये जिक्र होता है कि पंचायत सचिव के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट भी की गई और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो लिहाजा गांधीनगर पुलिस ने गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज कर लिया है और कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी भी कर ली है। तो आने वाले जो दिन है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर बाबा के लिए मुश्किलों भरे होंगे और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे ही गुजारना पड़ेंगे। जी जी, ऐसा लगता है कि बाबा ने ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया अपनी यात्रा के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। अतिक्रमण हटाने नगर निगम की टीम पहुंची और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। रसल चौक स्थित एक बिल्डिंग है और यहाँ पर एक अखबार का दफ्तर चलता है। मौके पर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और कई कांग्रेस नेता भी पहुंचे हैं। कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं। मोहम्मद सरताज जबलपुर में अखबार चलाते हैं और अब इस अखबार के दफ्तर पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस पहुंची हुई है। और त्योहारी सीजन में दूध के काले धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। मुरैना के अंबाह थाना इलाके में ग्वालियर एसटीएफ की टीम ने छापे की कार्रवाई कर नकली दूध के कारोबार का खुलासा किया। एसटीएफ की इस कार्रवाई में 20 लाख रुपए का माल्टोडेक्सिन पाउडर, आरएम केमिकल, हाइड्रोजन, सॉर्बिटॉल, ये तमाम चीजें जब्त हुई हैं। एसटीएफ के मुताबिक सोनू अग्रवाल नाम का व्यापारी इस इलाके में बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान सप्लाई कर रहा था। सोनू अग्रवाल पर पिछले साल भी एसटीएफ और खाद्य विभाग ने कार्रवाई की थी और उस पर रासुका भी लगाई गई थी। बावजूद इसके वो लगातार नकली दूध के काले कारोबार को अंजाम दे रहा था। फूड विभाग मुरैना और एसटीएफ ग्वालियर के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें दूध बनाने के करोड़ों के केमिकल जब्त किए गए हैं, जिसमें 1000 से अधिक माल्टोडेक्सिन पाउडर के कट्टे और आरएम केमिकल एवं अन्य केमिकल है, जिसको फूड विभाग द्वारा सीज किया गया है। सोनू अग्रवाल निवासी अंबा इसका संचालन करता है। इसके और भी गोदाम है जिसके लिए अभी कार्रवाई चल रही है। सहयोगी दुष्यंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, क्या कोई जवाब है अफसरों के पास? पिछले बार भी रासुका, अभी भी रासुका। ये भी खबर मिली है कि जो ये सोनू है इसके बाकी ठिकानों पर भी दबिश दी जाएगी। जी बिल्कुल, सोनू अग्रवाल है, एक बहुत बड़ा मिलावट माफिया है मुरैना का। ये अभी कुछ समय ही छूटा है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार में जब शुद्ध का युद्ध जो मुहिम चली थी उसमें ये बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान इसी तरह पकड़ा गया था। उस समय 40 से 50 लाख रुपए का नकली दूध बनाने का सामान पकड़ा गया था इसके गोदाम से। इस पर इसके भाई को, दोनों को अपराधी बनाया गया था, आरोपी, और उनको रासुका के तहत इनको जेल भी भेजा गया था। ये अभी हाल ही में छूटे हैं और उसके बाद से फिर से वही काम शुरू कर दिया। क्योंकि दीपावली का त्योहार है, दूध से बनने वाले अन्य पदार्थ, चाहे पनीर हो, खोआ हो, मिठाइयाँ हो, तो उसकी भी आवश्यकता रहती है। इसी के चलते ये बड़ा फिर से इस रैकेट ने फिर से बड़े स्तर पर काम शुरू किया। लेकिन जो लोकल प्रशासन है उसकी सतर्कता के चलते एसटीएफ को भी खबर की गई और एसटीएफ ने जो छापामारी कार्रवाई की खाद्य विभाग के साथ मिलकर, उसमें इस बड़े गोदाम का खुलासा हुआ है। अन्य ठिकानों, जो पुराने ठिकाने थे, उन पर भी दबिश दी जा रही है। लेकिन अभी जो ये बड़ा जो अम्बा में इनका गोदाम मिला है, उसको खाद्य विभाग ने सील कर दिया है। एक प्रतिवेदन दिया जाएगा एसटीएफ की तरफ से, उस पर मामला भी दर्ज किया जाएगा। खाद्य विभाग अपनी अलग नियम संबंधित कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत। वक्त की थोड़ी कमी है, दूध के काले धंधे का खुलासा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।